हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपना पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में क्लास 11वीं का प्रश्नावली 1.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग 1.1 को सीखे थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी क्वेश्चन अच्छे से कर लिए होंगे। जो बच्चे नए होंगे, हमारा ये पहला क्लास देख रहे होंगे, तो जाइए प्लेलिस्ट चेक करिए। वहाँ पर मैं पीछे का सारे वीडियो बना दिया हूँ। मतलब सबसे पहले हम लोग समुच्चय का इंट्रोडक्शन देखे थे कि समुच्चय में क्या क्या पढ़ना होता है। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.1 को सीखे थे और आज हम लोग 1.2 को सीखेंगे। ये हमारा जो भी प्रश्न है, प्रश्न बहुत ही आसान ही है, ठीक है, बट आप लोग को थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना होगा। और मैं इसका भी 1.2 का जो कंसेप्ट था उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है। आप लोग देखना चाहते हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ पर चेक करिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न, ठीक है बच्चों। देखिए 11th क्लास में बच्चे जब आते हैं ना तो डर जाते हैं, सर बहुत ही कठिन होगा मैथ, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। इतना आसान मैथ है, इतना आसान मैथ कि मैं इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं कर पाऊंगा। समुच्चय बहुत आसान है, आगे भी सभी चैप्टर ऐसे ही आसान मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। अच्छा, यहाँ पर हमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पहला है, दूसरा है, और भी आगे पेज पर और भी क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर हमें बताना है कौन इसमें से रिक्त समुच्चय है। तो भाई साहब, यदि आप जानोगे कि रिक्त समुच्चय कहते किसको है तभी तो काम हो पाएगा। अब जानोगे ही नहीं कि रिक्त समुच्चय क्या है तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो वैसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो उसको बोलेंगे रिक्त समुच्चय। अब आप कहोगे कि सर एलिमेंट्स क्या है, तो एलिमेंट्स को हिंदी में सदस्य या अवयव बोलते हैं। तो जिसमें कोई भी सदस्य ना हो, कोई भी अवयव ना हो, जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं हो, खाली खाली हो, उसमें कुछ नहीं हो, उसको हम लोग रिक्त समुच्चय कहेंगे। और रिक्त समुच्चय को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं बच्चों, ऐसे। यह हुआ हमारा फाई। कोई पूछे या मान लो कहीं पर ऐसा लिखा हुआ हो तो आप लोग क्या बताओगे, ये क्या है? ये हमारा फाई है। तो रिक्त समुच्चय को हम लोग फाई से सूचित करेंगे, याद रहेगा। रिक्त समुच्चय को हम लोग फाई से सूचित करेंगे। और जिसमें कुछ ना मिले, जिसमें कुछ भी नहीं हो, उससे हम रिक्त समुच्चय कहेंगे। तो आइए, हमारा पहला का पहला प्रश्न है कि 2 से भाज्य विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। ये बोला है 2 से भाज्य विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए, विषम प्रकृत संख्या तुम लोग जानते हैं क्या है भाई। विषम प्रकृत संख्या हमारा हो जाएगा, सबसे पहले हमारा 1 भी होगा, उसके बाद 3, 5, 7, 9, ये सब हमारा विषम प्रकृत संख्या है, विषम प्रकृत संख्या है। तो कभी भी बताइए ये 2 से भाज्य होगा। ये जो विषम प्रकृत संख्या है, कभी भी ये 2 से भाग लगेगा इसमें? देखिए तो कभी भी ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो विषम प्रकृत संख्या हो और वो 2 से भाज्य हो। कुछ नहीं मिलेगा। जब कुछ नहीं मिलेगा तो बोलेंगे यह रिक्त समुच्चय है। क्या हो जाएगा? पहला का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? रिक्त समुच्चय। क्या होगा? रिक्त समुच्चय। ये हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा, रिक्त समुच्चय, ठीक है। चलिए अगला है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य। देखो, सम संख्या तो जानते हो, अभाज्य संख्या भी जानते हो, लेकिन हमारा एक ऐसा नंबर है जो सम भी होता है और अभाज्य भी होता है। अब ऐसा कौन सा संख्या है बताइए? तो सिर्फ और सिर्फ एक संख्या है और जिसका नाम है 2। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय मिलेगा भाई। क्या मिलेगा? 2। क्या मिलेगा? 2। तो इसमें भाई 2 तो मिल गया ना। हम तो रिक्त समुच्चय उसे कहेंगे जिसमें कुछ भी ना मिले, 0, खाली खाली। लेकिन सम अभाज्य बोला है तो सम अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो मिल गया, तो फिर ये रिक्त समुच्चय है? नहीं है। बोलेंगे यह
रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय नहीं है, ये लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है भाई? तीसरा हमारा है एक सच डेट एक्स एक प्रकृत संख्या है और यहां पर देखिए एक्स का जो मान है 5 से छोटा है और साथ ही साथ एक्स का जो मान है 7 से बड़ा है। अब ये क्या कॉन्सेप्ट लग गया भाई, इसको भी थोड़ा देखते हैं। ये बोला है कि एक्स का जो मान होगा, इधर रफ में देखेंगे, एक्स का जो मान है वो हमारा 5 से छोटा है, 5 से छोटा, 5 से छोटा 4, 3, 2, 1, ये सब नंबर मिलेगा भाई। साथ में ये भी बोल दिया है कि एक्स का जो मान है 7 से बड़ा है। 7 से बड़ा क्या होगा? 8, 9, 10, 11, ऐसे नंबर मिल गए। तो बताइए, तो इनके बीच में कोई नंबर मिल रहा है? मिलेगा ही नहीं। ये बेचारा इधर चले जा रहा है और ये उधर चले जा रहा है, बीच में कुछ हमें मिल ही नहीं रहा है, यानी खाली खाली मिला भाई। जब खाली खाली मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। जब कुछ मिला ही नहीं तो फिर बोलना पड़ेगा रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है, चलिए अगला है कि y सच डेट y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अच्छा, ये चले जाइए, आप लोग 10th क्लास में बहुत सारा ऐसा आप लोग को मिला होगा। ठीक है, समांतर रेखा, क्या बच्चों? समांतर रेखा। समांतर रेखा जानते हो ना कैसा होता है? ये देखिए, ये और ये क्या है? ये दोनों एक दूसरे को समानांतर है। क्या है? समानांतर है। तो समानांतर जो रेखाएं होती हैं कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलेगा। कैसे कहोगे सर? ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसे जा रहा है और ऐसे आकर के और ऐसे आकर के मिलेगा। नहीं, समांतर रेखा कभी भी, देखिए दो समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। ऐसे ही सीधा चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, आपका पेज खत्म हो जाएगा। लेकिन ये पेज क्या, पूरा दुनिया का पेज खत्म हो जाएगा, लेकिन कभी भी ये प्रतिच्छेद नहीं करती। ऐसे ही अपना समानांतर ही होते 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 चला जाता है। तब बताओ इसका कोई उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब प्रतिच्छेद, मतलब कहीं पर मिलना। ठीक है, तो कहीं पर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो फिर जब कुछ नहीं मिलेगा तो फिर जीरो ही ना भाई मिला। जीरो का मतलब क्या है? यहाँ पर रिक्त समुच्चय। जब कुछ नहीं मिला तो रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय है। ये हमारा आंसर। कहोगे सर बहुत आसान लग रहा है। बिल्कुल आसान तो है ही। आगे बढ़िए, क्वेश्चन 2 देखेंगे। अब क्वेश्चन 2 देखो बच्चों, ये भी हमारा आसान है। ठीक है ना? देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? अब परिमित और अपरिमित थोड़ा समझेंगे तभी तो क्वेश्चन को करेंगे। परिमित, परिमित से क्या लग रहा है आप लोग को? परिमित से लग रहा है कि वैसा चीज जिसको हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, मतलब एक, मतलब अपने दायरे में है। ठीक है। अपरिमित मतलब इसका कोई परिभाषा ही नहीं है, मतलब अनंत तक चलते जाएगा, इसको हम लोग काउंट तो कर ही नहीं पाएंगे। अपरिमित से ही पता लग रहा है। तो परिमित और अपरिमित, तो परिमित का मतलब हुआ कि जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, हम जानते हैं कि इतना ही होगा। अब मैं बोला कि 1 से 10 तक का गिनती जो होता है वो परिमित है। बिल्कुल है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिन सकते हैं। लेकिन यदि मैं बोल दूं सभी प्रकृत संख्याओं, सभी प्रकृत संख्या 1 2 3 से शुरू होता है, अनंत तक जाता है, तो इसको हम लोग काउंट कर पाते हैं कहां तक जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमित बोलेंगे। ठीक है। तो आइए, वही बोला है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष हमारा एक साल में, वर्ष यानी उसको साल बोलते हैं, एक वर्ष में कितने महीना होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 12 महीने होता है। तो इसको हम लोग गिन सकते हैं ना। तो जब गिन सकते हैं तो क्या बोलेंगे? परिमित समुच्चय। क्या बोलेंगे? परिमित समुच्चय, परिमित, परिमित समुच्चय। ठीक है। चलिए अगला है
कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अबे डॉट डॉट लगाने का मतलब कि ये खत्म नहीं होने वाला, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो चलते जा रहा है, तो खत्म नहीं हो सकता। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमित। इसको गिन नहीं सकते, तो क्या बोलना पड़ेगा भाई? अपरिमित, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। ठीक है। तीसरा देखिए, 1 2 3 डॉट डॉट 99 और 100, 100 तक खत्म हो गया, तो 100 तक रहेगा तो हम लोग गिन ही सकते हैं। 1000 तक भी दिया रहे तो गिन सकते हैं, लाख तक भी दिया रहे तो गिन सकते हैं, लेकिन जब अनंत दिया रहता है तो हम लोग गिन नहीं सकते, जब डॉट डॉट दिया रहता है तो हम लोग गिन नहीं सकते, इन्फिनाइट का साइन लगा रहा है तो गिन नहीं सकते। तो इस कंडीशन में हम इसको काउंट कर सकते हैं, तो बोलेंगे परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। ये हमारा परिमित समुच्चय हो जाएगा। चौथा है 100 से बड़े घन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े, अब ये नहीं बोला गया कहां तक, 100 से सिर्फ बड़े बोला है, तो भाई अनंत तक जाएगा। तो जब अनंत तक जाएगा तो फिर इसको क्या बोल देंगे? अपरिमित समुच्चय, अपरिमित, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय बोला है, तो बिल्कुल ये परिमित है। 99 से छोटा है भाई, यानी 1 और 99 के बीच में आएगा, यानी हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो इसको बोलेंगे परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। ठीक है, ये हमारा परिमित समुच्चय हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 देखो बच्चों, क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन से परिमित है और कौन से अपरिमित। जस्ट वही क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज होंगे, इसका जो इसके अंदर जो दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष, अक्ष बनाने आता है ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स हमारा कैसा होता है? एक्स अक्ष ऐसे होता है, एक्स अक्ष। अच्छा क्वेश्चन 2 आ गया क्या? आइए क्वेश्चन 3 आ गया। चलिए, एक्स अक्ष, ये देखो हमारा एक्स अक्ष है ना। अब बोला है एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय। अब ये एक्स अक्ष है, इसके समानांतर कोई रेखा खींच दो। ठीक है, ये रेखा ऐसे ही जाते जाएगा, ऐसा नहीं खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके समानांतर, इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ होगा? नहीं होगा भाई, ये तो समानांतर हो गया ना, तो कभी इसमें कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। उभयनिष्ठ नहीं हो पा रहा है, तो फिर हमें क्या बोलना पड़ेगा? उभयनिष्ठ नहीं होगा, यानी एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय भी अपरिमित ही होगा। क्या होगा? अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अगला है अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26। ABCD से Z तक कितने होते हैं? 26, यानी हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं, तो इसको बोलेंगे परिमित समुच्चय। क्या बोलेंगे बच्चों? परिमित समुच्चय। ठीक है, उन संख्याओं का, आवाज रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। अच्छा, गुणज किसको बोलते हैं? जो पहाड़ा पढ़ते हो ना 8वीं क्लास में, या नहीं 4थी क्लास में गुणज देखने को मिलता है। 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50, ये पहाड़ा हो गया। लेकिन गुणज क्या होता है? गुणज भी यदि आपको 5 को लिखने को बोले तो आप लोग ऐसे ही लिखोगे, 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50, तो ये पहाड़े हो गए। लेकिन गुणज ना आगे बढ़ते जाएगा, 5 5 5 11 55, 5 12 60, 5 13 65, 5 14 70,
ऐसे ही डॉट डॉट आगे चलते जाएगा, ये कभी खत्म ही नहीं हो सकता। वो तो हम लोग सिर्फ बचपन में गुना करने के। अच्छा, पहाड़ा क्यों पढ़ते हैं पता है? पहाड़ा हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए, किसी भी चीज़ को हम लोग जल्दी कर पाएँ, इसलिए हम लोग को बचपन में पहाड़े पढ़ाए जाते हैं। और पहाड़े सिर्फ 10 तक ही पढ़ाए जाते हैं हम लोग को, ऐसा नहीं कि वहीं पर ख़त्म हो गया। वो पहाड़े को आप लोग गुणज भी बोल सकते हो, ठीक है। तो गुणज हमारा मतलब चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, सिर्फ 50 तक खत्म नहीं होगा, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। तो एक गुणज हुआ। तो 5 के गुणज इस तरह से होगा भाई, पहाड़े के मतलब फॉर्म में चलेगा, लेकिन बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, अनंत तक जाएगा। इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते कि कहाँ तक जाएगा। तो फिर हमारा ये क्या होगा, ये हमारा क्या होगा भाई, अपरिमित समुच्चय होगा। क्या होगा? अपरिमित समुच्चय, ठीक है। अगला, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब इस पृथ्वी पर कितने जानवर रहते हैं, क्या इसका समुच्चय होगा? कहोगे सर नहीं होगा। होगा, ये परिमित है। क्यों? देखो, जितने भी हमारे पृथ्वी पर जानवर है ना, सबका डाटा है, लेकिन हाँ बहुत बड़े डाटे हैं, छोटा नहीं है। मतलब इतना आसान नहीं है कि हम लोग काउंट कर ले, काउंट तो कर ही लेंगे, लेकिन थोड़ा बड़े डाटा है। मतलब डाटा है लेकिन थोड़ा बड़ा है। तो इसका मतलब पृथ्वी पर जितने भी जानवर है उनका लिखित है, यानी परिमित में ही है, अपरिमित में नहीं है। इसको बोलेंगे परिमित, परिमित समुच्चय। क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय। पांचवा है कि मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु, ओहो देखो, ये हमारा यहां पर मूल बिंदु होता है, और यहां से मूल बिंदु 0, 0, ये हमारा 0, 0 होता है। यहाँ पर 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। यहाँ पर पता है, ये जो हमारा मान लो वृत्त है और ये मूल बिंदु है, तो यहाँ से जाने वाले होकर जाने वाले वृत्तों का जो समुच्चय होंगे वो क्या होगा? बहुत सारा होगा। त्रिज्या भी अनंत होता है, और मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय भी एक अपरिमित ही होगा। पता नहीं है कितना हो सकता है, एक कोई पता नहीं है। ओके, तो इसको हम लोग अपरिमित बोलेंगे। अनंत हो सकता है इसलिए अपरिमित बोलेंगे, अपरिमित समुच्चय, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आप लोग को कंप्लीट हो गया होगा। हो गया ना? ये सब हटा देते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर है बच्चों, 4 नंबर है। क्या है 4 नंबर भाई? देखो ध्यान से, निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। a बराबर b का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, ये समान समुच्चय इसको बोलते हैं। इसका नाम जो है बराबर का मतलब समान समुच्चय, समान समुच्चय। समान समुच्चय कहता है यदि a का कोई एलिमेंट्स हो और b का कोई एलिमेंट्स हो, तो a का हर एक एलिमेंट्स और b का हर एक एलिमेंट्स एक दूसरे में हो। नंबर नहीं देखना है, किसमें संख्या 5 है उसमें भी संख्या 5 है तो समान समुच्चय नहीं, हमें हर एक एलिमेंट को देखना होगा। यदि इसमें 5 है तो उसमें भी 5 ही होंगे, लेकिन एलिमेंट भी देखना है, जो उसमें सदस्य हैं, अवयव हैं, उसको भी देखना होगा। तो देखिए, तो A में हमारा A है, B है, C है, D है, 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है। तो इसमें A है, इसमें भी A है, इसमें B है, इसमें B है, इसमें C है, C है, D है, D है, बिल्कुल बराबर है ना। A है तो A है, B है तो B है, C है तो C है, D है तो D है। हर एक सदस्य इसमें क्या है? बराबर है। तो जब सदस्य बराबर हो गया तो फिर इसको हम लोग सामान्य समुच्चय बोल सकते हैं। बोलेंगे A बराबर B, बस इतना लिख दो आंसर। इसका आंसर A बराबर B होगा। अब ये देखिए, इसमें 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, ठीक है, बराबर तो संख्या बराबर है, लेकिन हर एक एलिमेंट देखेंगे, 4 है इसमें, इसमें भी है, 8 है, इसमें भी है, 12 है, 12 नहीं है भाई। तो जब नहीं है, एक भी मतलब यदि देखने को मिले कि नहीं है, तो उसको बोलेंगे असमान समुच्चय, मतलब बराबर नहीं, समान समुच्चय नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समान समुच्चय नहीं है। यानी
ए नॉट इक्वल टू लिखेंगे, ए बराबर करके बीच में इसका पेट फाड़ देंगे तो बराबर नहीं का हो गया, ठीक है। तो ए नहीं बराबर बी, ठीक है। चलिए तीसरा है ए का मान 2, 4, 6, 8, 10 है और यहां पर एक सच डेट एक सम धन पूर्णांक और एक्स बड़ा या बराबर 10 है। अब इसका मतलब क्या है भाई, अच्छा यहाँ बराबर का साइन नहीं होगा शायद, ठीक है, वो मिस्टेक से दे दिया गया है, ओके। इसको आप लोग हटा लेना, बराबर का नहीं होगा क्योंकि बराबर तो यहाँ लग गया ना, बड़ा या बराबर ऐसे पढ़ेंगे। इसके बारे में हम लोग चैप्टर 6 जब जाएंगे ना, चैप्टर 6 में, तो वहाँ पर इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीका से हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। ये बड़ा छोटा बराबर, बड़ा छोटा छोटा बराबर, ये सब हम लोग बहुत ही अच्छे तरीका से चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। किसमें? 5 में। तो देखिए ए का मान हमारा ये है और बी का मान ये दिया गया है, तो पहले इसको बी का मान निकालेंगे ना कि भाई बी का मान क्या होगा। तो इसका मतलब है कि ए का मान तो हमें पता है कि ए का मान है हमारा भाई साहब 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। अब बी क्या है, बी जो है हमारा एक्स का मान यानी 10 से छोटा या बराबर है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, अच्छा सम है ना, ये भी देखो सम धन पूर्णांक लेना है, विषम नहीं लेना है। तो सम में क्या होगा, 10 से छोटा में सम होगा 2, 4, 6, 8 और 10 से छोटा है बराबर, यानी बराबर लगाए तो 10 को भी लेंगे। देखिए तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 6 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 10 है, 10 है, पूरा का पूरा मिल रहा है। तो फिर बोल देंगे ए बराबर बी है। तो इसको निकाल करके आप लोग बनाइएगा। अब ये देखिए चौथा, ए बराबर एक संख्या 10 का गुणज है, तो 10 का गुणज ए बराबर देखो 10 का गुणज हो जाएगा 10, 20, 30। गुणज का मतलब समझ गए ना, सिर्फ 50 तक पहाड़ा तक नहीं, आगे भी बढ़ता जाएगा। 10 10 है, 10 11 110 ऐसे बढ़ते जाएगा, 50, 60 ऐसे ही डॉट डॉट आगे चलते जाएगा। अब बी का मान हमारा दिया हुआ है, क्या है भाई 10, 15, 20, 25 और ये 30 डॉट डॉट ये हो गया। अब मिलाइए 10 इसमें है, 10 इसमें है, 20 इसमें है, 20 इसमें है, 30 इसमें है, 30 भी इसमें है। लेकिन ध्यान दीजिए बीच में जो 15 है तो 15 इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मतलब हर एक एलिमेंट्स होना चाहिए जो ए का पूरा सदस्य बी में हो और बी का पूरा ए में हो, तभी तो बराबर हो पाएगा। और नंबर ऑफ मतलब जो एलिमेंट्स है वो भी बराबर होना चाहिए और साथ में मतलब जो भी इसमें एलिमेंट्स है और बी में एलिमेंट्स है जो ए में एलिमेंट्स है सभी के सभी मतलब मिलना चाहिए, संख्या भी और एलिमेंट्स भी। तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, ये समुच्चय ए बराबर बी होगा? नहीं भाई साहब, ए बराबर बी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 15 नहीं है। समझ गए? समझ गए होंगे अब तो। चलिए एक और ऐसा क्वेश्चन है, पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। आइए 5 नंबर देखिए, बोला है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म में समान है, कारण सहित बताना है। कारण भी इसको देना है भाई कि आखिर बताइए है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। ए बराबर दिया है 1, 2, 3 और बी का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए पहले हमारा ए का मान दिया है 2, 3। अब बी का मान यहाँ से हम निकालेंगे, जाएंगे रफ पेज में इसका मान निकालेंगे। यानी क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड दिया है तो गुणनखंड निकाल करके एक्स का मान ला देंगे। एक्स स्क्वायर रफ में जाओगे 5x + 6 बराबर 0 दिया हुआ है, इसका गुणनखंड करिए एक्स स्क्वायर। अब 5x है तो क्या करें, 2x + 3x कर सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे 5x हो जाएगा, पढ़े हो ना 10वीं क्लास में। अब प्लस 6 बराबर 0, दोनों में कॉमन लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा x, यहाँ से x + 2। इन दोनों में कॉमन लेंगे 3 तो यहाँ से हो जाएगा x + 2 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, देखो कोष्ट दोनों का बराबर है, दोनों में से कोई एक लिख लेंगे यानी कॉमन निकाल लिए। अब बाहर वाले दोनों को एक साथ लिख लेंगे, x + 3 बराबर में 0। एक बार करेंगे x + 2 बराबर 0 और एक बार करेंगे x + 3 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -2 और यहाँ से x बराबर हो जाएगा -3। x का मान कितना आया, -2 और -3, -2 और -3 ये आ गया। अब देखो तो ये प्लस में है और ये माइनस में है तो बराबर होगा, नहीं होगा। तो a नॉट इक्वल टू b, ये हमारा आंसर। अब बराबर क्यों नहीं भाई, कारण क्या देना है, तो कारण देखो दिख रहा है सीधा,
क्योंकि इसका एलिमेंट्स इसमें नहीं मिल रहा है। चलिए अगला है a बराबर, अच्छा ये भी देखो मिस्टेक से क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक है। ये जो थर्ड है, थर्ड नहीं होगा, फर्स्ट ही क्वेश्चन का a भी है, ठीक है। क्या करेंगे, देखिए a का मान जो है ना, a एक साइलेंट, एक शब्द, एक फॉलो का एक अक्षर है, तो ये हमारे किस में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में करेंगे। प्रश्नावली 1.1 में हम लोग पढ़े थे ना, तो उसी को हम क्या करेंगे, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है तो इसको रोस्टर फॉर्म में करेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में करने के लिए क्या मैंने बताया था, इसको अलग अलग एक एक लिखेंगे, बीच में कॉमा लगाएंगे। एफ है तो एफ, बीच में कॉमा लगेगा। ओ 2 गो है लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही लिखेंगे। एल 2 गो है लेकिन एक कहीं लिखेंगे भाई साहब। ओ हो गया, अब डब्लू लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म में लिखते समय जो शब्द यानी अक्षर में जो लेटर 2 बार 3 बार 4 बार हो उसको एक ही बार लिखना पड़ता है और बीच में कोमा लगा करके लिखना होता है। जैसे मान लो एफ 1 था तो 1 लिखे थे, लेकिन ओ 2 था तभी भी मैंने एक ही लिखा। एल 2 था फिर भी मैंने एल एक ही लिखा, उसके बाद डब्लू लिखा। अब बी क्या है भाई, ओल्फ है, तो पहले तो डब्लू हो गया, उसके बाद ओ हो जाएगा, उसके बाद एल हो जाएगा, उसके बाद एफ हो जाएगा। मिलाओ तो एफ है, ओ है, एल है, डब्लू है, ए और बी क्या है, बराबर है, तो फिर बोल सकता हूं कि ए बराबर बी। ये हमारा आंसर, समझ गए। तो ये हमारा आंसर हो गया, ऐसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना होगा तो। आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न ना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और लास्ट है। जो प्रश्न पढ़े हो उसी का एक टेस्ट है, ठीक है। नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन करना है। समान समुच्चय, चलिए भाई, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ई एफ जी एच दिया हुआ है, और इनमें से देखना है कौन किसके बराबर है। तो सबसे पहले ए को चेक करेंगे। देखिए तो ए में 2 4 8 12 है, और कहीं दिख रहा है 2 4 8 12, बताइए। 2, इसमें भी नहीं मिल रहा, इसमें भी नहीं मिल रहा, इसमें भी नहीं, इसमें भी, इसमें मतलब कोई नहीं मिला। बी किसी के बराबर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो बी और डी ना बराबर है, देखिए ये जो बी है डी के बराबर है, पूरा का पूरा मिल रहा है भाई। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा बी बराबर डी होगा, 1 मिल गया। और कोई, -1 और 1 और -1, ई और जी भी बराबर हो सकता है, ई और जी बराबर हो सकता है। और क्या बराबर हो सकता है भाई, ये 0 1 है, ये 0 ए है, ये तो नहीं हो सकता। और कोई नहीं है। अब देखो कोई नहीं है, अब किसी के कोई बराबर हो ही नहीं सकता। अब ऐसा आप लिखना चाहते हो कि सर डी बी के बराबर है, तो बी बराबर डी को चाहे डी बराबर बी को, बात एक ही है। अब उसको 2 बार थोड़े लिखोगे। और किसी का कोई इक्वल है, नहीं है। अब इसमें कोई किसी का इक्वल नहीं है, सिर्फ ये 2 ही इक्वल है, तो 2 को लिख लेंगे। तो ये सब रटना नहीं है, मैं सिखाऊंगा तभी नहीं बनाना है, अपने खुद से भी ट्राई करना है। आप लोग बना सकते हो, बहुत ही आसान होता है सब क्वेश्चन, ठीक है। समुच्चय तो इतना आसान है कि आप लोग एक बार पढ़ लोगे तो फिर कभी भूल ही नहीं सकते, ठीक है। बाकी आप लोग का इसमें कुछ एग्जाम्पल का क्वेश्चन होंगे, आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और नहीं बनता है तो मेरे व्हाट्सएप पर आप लोग सेंड कर सकते हो, इस व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पर। और जो बच्चे चाहते हैं कि सर मैं ऐप पर भी पढ़ना चाहता हूं, कुछ बच्चे पूछ रहे थे, जिनको ऐप पर पढ़ना होगा तो इसी नंबर पे कॉल करके सर से बात कर लीजिएगा, वो आपको डिटेल में बता देंगे। या आप ऐसे करिएगा, ड्रीम टॉपर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ड्रीम टॉपर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आप लोग जाकर के अपना कोर्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही सस्ते प्राइस में आप लोग को पूरा 11th क्लास का मैथ्स कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो जिनको पढ़ना होगा जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी आप लोग को बता दें, यूट्यूब पर मैं, ठीक है, यदि आपको यूट्यूब से पढ़ना है बच्चों, तो यूट्यूब पर मैं फ्री ऑफ कोर्स पूरा कंप्लीट कोर्स कराऊंगा। यहाँ ऐप पर क्या होता है कि वहाँ पर नोट्स मिल जाता है, और एक शेड्यूल में आप लोग का डेली लाइव और रिकॉर्डेड क्लास के फॉर्म में चलता है, तो आप लोग वहाँ पर आराम से पढ़ते हो, ठीक है। बाकी आपका मर्जी, जहाँ पढ़ना है पढ़िए, मैं तो हमेशा पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि आप में मेरे छोटे भाई बहन हो, तो क्यों नहीं पढ़ाऊँगा भाई, ठीक है। तो सीधा सी बात है, आप लोग मेहनत करते रहिए, हमेशा आपके साथ है। थैंक यू सो मच।